हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। हम पढ़ रहे थे आपका टॉपिक सॉल्यूशन, जिसके बारे में हमने जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हमारा लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था, उसी को आज अपने आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि आपको प्रॉपर आवाज आ रही है और वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो लास्ट क्लास के अंदर अपने न्यूमेरिकल्स रह रहे थे, उसके अंदर हमने जो टॉपिक किए थे वो हमने नॉर्मलता, मोलरता व फॉर्मलता को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ आज हम उसी का जो पार्ट है उसके अंदर अपने दो जो न्यूमेरिकल हैं उनसे अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 5 ग्राम NaOH की मोलरता ज्ञात करनी है, जबकि विलियन का जो आयतन है वो कितना दिया गया है आपको, 450 ml दिया गया है। यहां आपको ध्यान रखना है कि ज्ञात क्या करना है, मोलरता। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर बता देता हूं। उसके अंदर आप देखिए कि आपको NaOH की जो मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 ग्राम। तो विलेय का जो भार है, विलेय का भार आपको दिया गया है 5 ग्राम, क्योंकि कम मात्रा NaOH की है और अधिक मात्रा किसकी है, आपको उसका जो विलायक का आयतन दिया गया है वो 450 ml दिया गया है। तो यहाँ विलायक का जो आयतन है वो आपको दिया गया है 450 ml। यहां आपको जो देखना है, ज्ञात आपको करना है मोलरता। तो मोलरता या कैपिटल M इज इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है कि मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार और गुना में क्या लगता है आपका, विलायक का आयतन। विलायक का आयतन, और आयतन किस में लगता है, लीटर के अंदर। ये वाली चीज हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। तो यहां देखें, इसके अंदर जो आपका है विलेय का भार आपको दिया गया है 5 ग्राम, विलेय का अणुभार आपको नहीं दिया गया है, वो आपको ज्ञात करना होगा। अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको अणुभार नहीं दिया गया होगा, आपको ज्ञात करना होगा। क्या है इसकी स्ट्रक्चर, NaOH। तो Na का आप जानते हो 23 होता है प्लस 16 और हाइड्रोजन का रहेगा 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये। तो अब आप देखें जो जो वैल्यू दी गई है, यहां ये आपको मात्रा ml में दी गई है और आपको मात्रा लिखनी किसमें है, लीटर में लिखनी है। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो इस इकाई को आपने बदल लेंगे। तो मैं फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले भार दिया गया है 5 ग्राम, अणुभार जो है वो 40 है आपका, और 450 जो है
वो आपको आयतन दिया गया है, और इसको जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से अपने क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप 0 डबल 0 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ऊपर देखें, ये 9 और ये 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10/36। इसको आप सॉल्व कर लें, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। मॉलरता का आपको फॉर्मूला लगाना है, विलेय का भार, विलेय का अणुभार और इंटू विलायक जो है उसका आयतन आपको लीटर में लेना है। ऊपर वाली वैल्यू ग्राम के अंदर और नीचे वाली वैल्यू आपको लीटर के अंदर लेनी है। जो भी वैल्यू है उसको अपने पुट कर देंगे। यदि अनुभार दिया हुआ है तो अपने वही रख लेंगे, यदि नहीं दिया हुआ तो उसको अपने ज्ञात करके रख लेंगे। फिर देखते हैं अपने दूसरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बेंजोइक एसिड के 1.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोलने पर विलयन की फॉर्मूलता ज्ञात करनी है आपको। और वहां आपको दिया क्या गया है कि बेंजोइक एसिड है, एज ए डाइमर है। पहले तो आप ये समझे कि डाइमर कहते किसे हैं। डाइमर या द्विअणु वह होता है जिसके अंदर कोई भी जो यौगिक आपको दिया गया है उसके 2 अणु एक साथ रहते हैं, 2 अणु एक साथ मिलकर रहते हैं, वह संरचना आपकी डाइमर कहलाती है। तो देखिए, पहले अपने को बेंजोइक एसिड जो है उसका पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका, C5H5COOH आ जाएगा। यहाँ पे C6H5COOH बेंजोइक एसिड हो जाएगा। इसमें डाइमर रहेगा तो इसके जो है 2 अणु एक साथ रहेंगे। इसके क्या रहेंगे, 2 अणु एक साथ इसके रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है कुछ, ये आपका बेंजीन यहाँ पे इस तरह से ये अटैच रहता है। यहां देखें, यहां आपका डबल बॉन्ड O और यहां आप ले लें H और यहां डबल बॉन्ड O रहेगा, यहां हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्ड की वजह से ये क्या है, डाइमर के रूप में रहता है। क्लास कंटिन्यू चल रही है। क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। ओके, तो ये आपका डाइमर बन जाता है। इस तरह से आपका ये डाइमर बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूलता आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूलता अपने उस दिन ज्ञात किया था कि सूत्रधारों की संख्या और नीचे अपने लिया था विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। यहां आपको जो ध्यान रखना है, सूत्रधारों की जो हमने संख्या निकाली थी तो उसमें क्या था, ऊपर ग्राम सूत्रधारों की संख्या और बटे उसका क्या लिया था, सूत्रभार लिया था। तो यहां देखें क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो इसमें सूत्रभारों की जो मात्रा दी हुई है वो आपको दी गई है कितनी, 12.2 दी गई है। और ये जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का अपने सूत्रभार जब अपने ज्ञात करेंगे तो एक बेंजोइक एसिड का रहता है 122। तो 2 एक साथ रह रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 122 इंटू 2, तो 244 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। ग्राम सूत्रभारों की संख्या ये हो जाएगी आपकी। और
आयतन आपको दिया गया है 2 लीटर इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे, इतने एफ इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अपने जो बात करते हैं, ये जो तीनों यूनिट्स हमने पढ़ी है अभी तक, पहली हमने पढ़ी थी मोलरता, दूसरी नॉर्मलता और तीसरी फॉर्मलता। इसको आप स्टार लगा के लिख लें इस बात को कि नॉर्मलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता तथा मोलरता, तीनों ही कैसी यूनिट थी आपकी? VW यूनिट थी। VW यूनिट्स का मतलब वॉल्यूम वेट यूनिट थी। ये तीनों ही ताप पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। कौन कौन सी यूनिट? कैपिटल N, F व M, तीनों ही यूनिट्स आपकी तापमान पर निर्भर करती हैं। अब हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे जो कि है आपका WW यूनिट्स, W/W यूनिट्स, जिसको हिंदी में अपने कहते हैं भार, भार मात्रक। हमने लास्ट टाइम इसको एक सारणी के माध्यम से पढ़ा था। अभी अपने इसको देखते हैं कि इसके जो 3 टाइप थे। सबसे पहला है मोललता, सबसे पहला था मोललता या मोलैलिटी। या इसको स्मॉल m से अपने डिनोट कर रहे थे। पहले की जो क्लास के अंदर अपने पढ़ा था उसमें और इसमें अंतर है। पहले वाला मोलरता थी, मोलैलिटी थी, और अब हम पढ़ रहे हैं मोललता या मोलैलिटी। ठीक है, इसमें वो मोलैलिटी थी और ये मोलैलिटी है। तो यहां आपको जो ध्यान रखना है वो देखिए कि यहां जो आएगा, दोनों ही विलेय और विलायक दोनों के लिए ही जो यूनिट काम में अपने लेंगे वो कौन सी होगी? भार की होगी, अर्थात या तो वो ग्राम में होगा मात्रा या किलोग्राम के अंदर उस मात्रा को अपने लेंगे। तो देखिए इसकी जो परिभाषा बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी मोललता कहलाती है। मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोललता या स्मॉल m जिसको अपने कहते हैं कहा जाता है। तो देखिए यहां 1000 ग्राम भी दिया जा सकता है, चाहे वो लिखे कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के जो मोल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। चाहे वो 1000 ग्राम कहे यहां, चाहे वो 1 kg कह दे, दोनों एक ही बात है। अर्थात 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के जो मोल हैं उनको ही क्या कहेंगे? मोलरता। जबकि मोलरता जो थी उसमें अपने क्या पढ़ रहे थे कि 1 लीटर विलियन में या 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ये दोनों में डिफरेंस है। वहां 1 लीटर था और यहाँ 1 किलोग्राम है, ये अंतर दोनों के अंदर रहता है। तो सूत्र रूप में यदि अपने लिखेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू
ऊपर वही आ जाएगा, विलेय के मोल या मोलों की संख्या लिख दें अपॉन यहां विलायक का भार लिखा जाएगा। यहां क्या होगा, विलायक का भार अपने लिखते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या अपने पिछली क्लास में भी किया था। विलेय के मोल क्या होंगे, विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। यहां विलायक का जो भार आपने लेना है वो किलोग्राम के अंदर अधिकतर लिया हुआ मिलेगा आपको। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मोललता। इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन भी अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है मोललता के ऊपर। बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को पिचहत्तर ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर आपको मोललता ज्ञात करनी है। मोललता क्या होगी। अभी जो हमने पढ़ा कि मोललता के बारे में, अभी जो हमने पढ़ा कि विलेय के जो मोल हैं और जो विलायक है उसकी जो ग्राम में मात्रा है या किलोग्राम के अंदर जो मात्रा है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो अब अपने सूत्र रूप में यदि अपने इसको लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल m इज इक्वल टू, यदि मैं कहूं विलेय का भार स्मॉल w ग्राम है, विलेय का जो अणुभार है वो स्मॉल m है, और विलायक का जो भार है वो कैपिटल W किलोग्राम है, क्योंकि इस यूनिट को अपने किस में लेना है, कैपिटल W के अंदर। यहाँ स्मॉल w की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ कम मात्रा जो है वो 2.5 ग्राम है, तो अपने यहाँ लिख लेंगे स्मॉल w इजिकल टू 2.5 ग्राम, और कैपिटल W की वैल्यू आपको दी गई है 75 ग्राम। स्मॉल m की अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दिया गया है, विलेय क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो जाएगा ये वाला। इसका यदि अपने अलग अलग लिखना चाहें तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 2, क्योंकि 2 है कार्बन की संख्या। हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार और संख्या 4 है तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो टोटल यदि आप इसका करोगे तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दोबारा से फिर समझें कि कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन यहाँ पे हैं तो 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4 है तो 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 1 का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आप, ये तीन ही चीजें अपने को चाहिए थी। m की वैल्यू स्मॉल m जो है या आपने यहाँ पे लिख दें मोलरता जो है, मोललता अपने को ज्ञात करनी। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू आपको दी गई है 2.5 ग्राम, स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 60 और कैपिटल M की वैल्यू आपको दी गई है 75। ये यहां से आप, ये यहाँ पे ग्राम के अंदर वैल्यू दी गई है तो इसको अपने कन्वर्ट कर लेंगे तो ओवर आ जाएगा 1000
किलोग्राम। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए इसको हटाओगे तो ये 0 यहाँ आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 25 और 45 आ जाएगा। तो लगभग ये 1/2 के लगभग आ जाता है। तो 0.556 इसका जो है आंसर आपका रहेगा, या इसको अपने लिख सकते हैं कि मोल पर किलोग्राम, ये आपका आंसर रह जाएगा। 4.7 जो है इसका आंसर आपका रह जाएगा, फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है दूसरी यूनिट आती है मोल भिन्न। दूसरा क्या आएगा आपका टॉपिक, मोल भिन्न, या जिसको अपने कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न को अपनी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मोल भिन्न जो होती है वो अपने यदि कोई विलयन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर 2 ही अणु उपस्थित हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है आपका द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन कहलाएगा आपका, द्विअंगी विलयन कहलाता है। उस द्विअंगी विलयन के अंदर यदि अपने कहें, मैं यहां मान लूं कि उस द्विअंगी विलयन के अंदर 2 जो अवयव हैं वह कौन सी हैं, ए व बी। एक विलयन के अंदर कौन सा, कैसा विलयन है, द्विअंगी विलयन है, उसके अंदर ये 2 अवयव उपस्थित हैं ए व बी। इन दोनों जो अवयव के मैं कहूं कि मोल भिन्न जो हैं उनको मैं लूं XA और XB, और इनके जो मोलों की संख्या है उसको यदि मैं लूं NA और NB, तो हम ये कह सकते हैं कि मोल भिन्न जो होता है किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनमें से जिसका भी अपने को मोल भिन्न ज्ञात करना है, उसके मोल और विलयन के कुल जो मोल होते हैं उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाती है। तो देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपने इसको देखते हैं। इसका जो इसको डिनोट करते हैं वो X से डिनोट करते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो देखिए यदि मैं कहूं A जो है, A की मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी हो तो वो क्या होगी, XA इज इक्वल टू A के मोलों की संख्या अपॉन A के मोलों की संख्या, या आप लिख सकते हो A व B के मोलों की संख्या। देखिए जिसके भी मोल भिन्न ज्ञात करने हैं, A के यदि अपने ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा, A के मोलों की संख्या और A और B दोनों के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, A के मोल भिन्न कहलाएंगे। या A व B के मोलों की संख्या को अपने क्या कह सकते हैं, इसको अपने कह सकते हैं कि A के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला रूप में यदि अपने इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपने, देखिए यहां पे अपने कह सकते हैं कि XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। ठीक इसी प्रकार से यदि हम
एक्स डी के लिए ज्ञात करने चाहें तो क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, 5 स्टार इस बात को भी आप कह सकते हैं, 5 स्टार बात ये है कि कोई भी विलियन जो होता है, विलियन जो कि विलेय और विलायक दोनों से मिलके बना होता है, विलेय प्लस विलायक, विलियन की मोल भिन्न जो होती है, विलियन की मोल भिन्न हमेशा एक होती है। दोबारा से इस बात को समझें कि विलियन जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा, जो सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बना हुआ है, की मोल भिन्न होती है, वो हमेशा क्या होती है, एक के बराबर होती है। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि कोई भी विलियन जो होता है उसके अंदर उपस्थित विलेय और विलायक की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक के बराबर होगा। तो इस चीज को अपने थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव होगा, यहां इसी विलियन के लिए मैं ले लेता हूं जिसके अंदर द्विअंगी विलियन है, ए और बी दो अवयव उसके अंदर उपस्थित हैं, और अपने इसको देखते हैं कि ये एक के बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं विलियन की मोल भिन्न, जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, वह किसके बराबर होगी, एक इसमें विलेय है और एक ही विलायक है, तो विलेय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न के बराबर होगा। इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, अपने यहां से निकालेंगे। तो क्या है इसकी वैल्यू, देखें, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एन ए प्लस एन बी, यहां करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ऊपर और नीचे दोनों एक जैसी ही संख्याएं जब अपने आ जाती हैं तो इसको इज इक्वल टू अपने क्या लिख सकते हैं, 1। तो यही बात हम प्रूव कर रहे थे कि विलियन की जो मोल भिन्न होती है वो किसके बराबर होती है, एक के बराबर होती है। और कैसे निकाला हमने ये वाला फॉर्मूला, एक्स ए और एक्स बी जो इसके अंदर द्विअंगी विलियन में उपस्थित इसके जो अवयवी कण हैं उनकी मोल भिन्न से हमने इस बात को प्रूव किया। यदि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक किसी भी एक का, चाहे वो विलेय का दे दे चाहे वह विलायक की मोल भिन्न दे देता है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया और कहा गया कि विलेय की मोल भिन्न, विलेय की मोल भिन्न जो है वो आपको दी गई है कितनी, 0.7 दी गई, और आपसे पूछा गया है विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। विलायक की मोल भिन्न आपसे पूछी जाती है तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कि विलियन की मोल भिन्न x इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। चाहे आप इस बात को नहीं भी लिखेंगे तो भी ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं सीधा कि एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। तो यहाँ आपको विलेय की मात्रा दी गई है, मैं मान लेता हूं इसको एक्स ए, तो ये आपको दी गई वैल्यू है 0.7 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी के अंदर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यदि मैं आपसे कहूं कि इसका जो मात्रक क्या रहेगा तो आप मुझे बताएं कि इसका कोई मात्रक होगा। यदि आप बता सकें कि क्या इसका कोई मात्रक होगा, यदि नहीं होगा तो उसका कारण क्या होगा। चलो देखिए,
यहां पे ये मोल भिन्नों का अनुपात है। ऊपर भी वही संख्या है, मोल है, और नीचे भी क्या है, मोल है। जब किसी भी दो समान संख्याओं का अनुपात होता है तो वह राशि मात्रकहीन होती है, अर्थात मोल भिन्न जो होता है वो मात्रक विहीन राशि है। किसी भी दो राशियों का जब अपने अनुपात निकालते हैं तो वह हमेशा क्या होती है, मात्रक विहीन राशि हमें प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई भी मात्रक काम में नहीं लिया है। फिर जो अपने बात करते हैं, तीसरी बात जो आती है वो आपकी रहती है क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको अपने कह सकते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का अर्थ ये हो गया, या इसको भार प्रतिशत भी कई बार कहा जाता है। हालांकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, परंतु सामान्यतः अपने इसको भार प्रतिशत भी कह देते हैं। तो इसके अंदर देखिए होता क्या है कि किसी भी विलीय जो पदार्थ होता है उसके भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित होती है। क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी, विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के लिख दें चाहे विलायक के लिख दें, विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित होती है, वह क्या कहलाएगी, आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यहां देखो कि विलेय पदार्थ के भार भाग वह होंगे 100 ग्राम के, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए ये 100 ग्राम के अंदर उपस्थित संख्या होगी, इसीलिए ये क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया यहाँ पे भार का जो मान है, विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के जो भार हैं वही उसकी क्या कहलाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो इसको देखिए फॉर्मूला रूप में यदि अपने लिखना चाहें इसी बात को तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और हम लेंगे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और इनटू क्या लगेगा आपका 100 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, प्रतिशत के अंदर बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो प्रतिशत के अंदर बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा आपका 100 लग जाएगा। तो इस चीज को देखें, यदि यहाँ पे विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हो, अर्थात यदि आपको ये दिया जाए विलेय और विलायक का द्रव्यमान अलग अलग दिया हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, विलियन की जगह पे क्या लिखेंगे, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो इसी के अंदर जैसे अपने एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वो दिया गया है कि किसी विलियन में
विलियन में 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज जो है भार भागों की दृष्टि से जल में उपस्थित है, जल में उपस्थित है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यदि कोई भी विलियन है उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज भार भागों की दृष्टि से जल में उपस्थित है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यदि 10 ग्राम जो उसके अंदर क्या होगा, विलियन के अंदर ग्लूकोज होगी और 90 ग्राम वहां पे क्या होगा, जल होगा। इन दोनों का मिश्रण जो है वो कितना हुआ आपका, 100 ग्राम। यही बात हमने पीछे पढ़ी है कि प्रत्येक 100 ग्राम जो वेट है उसके अंदर विलेय और विलायक का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसी तरह से अपने जो ये जो मात्रक होते हैं द्रव्यमान प्रतिशत है, अब अपने जितने भी मात्रक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ये वे मात्रक हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर या अपने जो फार्मा लाइन अपनी जो रहती है जिसके अंदर मेडिसिन वगैरह अपनी आती हैं, यदि अपने कफ सिरप वगैरह आप लेते हैं या कोई भी सिरप लेते हैं तो उनके अंदर आप इन चीजों को नोट किया करें। वहां लिखा रहता है W/W परसेंटेज, M परसेंटेज या V/V परसेंटेज। ये आपकी कप सिरप वगैरह अपने जो लेते हैं यूज में उनके अंदर इनकी वैल्यू लिखी रहती है लास्ट के अंदर जहां उनके साल्ट दिए होते हैं। तो वहां आप जरूर देखा करें ताकि आप इन बातों से फैमिलियर हो सके। फिर बात आती है आप आयतन प्रतिशत की। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद में जो बात अपने कर रहे हैं वह कर रहे हैं आयतन प्रतिशत। उससे पहले एक चीज और समझ लें, अभी जो हमने 3 बातें पढ़ी हैं कौन कौन सी, मोललता, मोल भिन्न व द्रव्यमान प्रतिशतता, ये तीनों ही W/W मात्रक हैं, W/W मात्रक हैं और ये ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते। ये बहुत ही विशेष बात आपके लिए है। पहले वाले जो हमने 3 पढ़े थे ये 5 स्टार बात है। पहले वाले जो अपने 3 पढ़े थे कैपिटल M, कैपिटल N और F जो थे वो ताप पर निर्भर थे, ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि ये नहीं करते। कौन से नहीं करते, मोललता, मोल भिन्न और द्रव्यमान प्रतिशतता, ये तीनों ही इस पे निर्भर नहीं करते। आगे जो है 2 टॉपिक और हैं अपने आज करेंगे और उसके बाद में कल से अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट जो आता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको बोल दिया जाता है। आयतन प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि किसी भी विलियन के अंदर जो है 100 ml में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में जो मात्रा होगी, कोई भी विलेय जो अपने लेते हैं विलियन के अंदर 100 ml जो विलेय हमने लिया है उसके लिए जो उसमें उपस्थित विलियन की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, उसके आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसको सूत्र रूप में यदि अपने लिखना चाहें तो हो जाएगा विलेय का आयतन और बटे क्या आ जाएगा, विलियन का
आयतन, और प्रतिशत की बात हो रही है तो इनटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा V/V परसेंटेज अपने इससे याद कर सकते हैं। ये मात्रा किसमें होंगी, ml के अंदर ये वाली वैल्यू अपने लेंगे। ये वैल्यू क्या किसमें लेंगे, आयतन वाली ml के अंदर ली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयतन जो प्रतिशत है उसमें दोनों जो वॉल्यूम लिए हमने विले और विलियन, विलियन के अंदर यदि अलग अलग दिया हुआ है तो विले और विलायक दोनों का आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को आप क्या कर लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तीसरी और अंतिम बात आती है इसी के अंदर, लास्ट जो बात आती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यदि अपने को ज्ञात करना हो। ये छोटी यूनिट्स हैं जो आपके दवाइयों के अंदर काम में ली जाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान दिया हुआ है यहाँ पे तो मास वॉल्यूम यूनिट हो जाएगी, या मास की जगह पे अपने इसको वेट भी लिख लेते, वेट वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे अपने जो ज्ञात करेंगे विलेय जो पदार्थ होगा उसको अपने किस में लेंगे, वेट की यूनिट में लेंगे, और विलियन जो होगा, विलायक जो होगा उसको अपने आयतन की मात्रा में लेंगे। और प्रतिशतता है तो 100 के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। तो अपने क्या हो जाएगा इसका W/V परसेंटेज जो अपने ज्ञात करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, विलेय जो पदार्थ है उसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वो भी किसमें आएगा, ग्राम के अंदर आएगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा आपका विलियन का आयतन और इनटू 100 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। बाद में कुछ जो पॉइंट्स आपके रहते हैं वो ये रहते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर ppm और ppb भी पूछ लिया जाता है। इसका अर्थ रहता है पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका रहता है पार्ट्स पर बिलियन। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि यहां परसेंटेज आपका लिखा हुआ है और यहां मिलियन और बिलियन वर्ड को यहां पे काम में लिया गया है। बिलियन और बिलियन जो शब्द होते हैं उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, यहां 100 लगा हुआ है, और बिलियन यदि लिखा हो तो आपको 10⁶ यहां पे लगाना है। पार्ट्स पर मिलियन का अर्थ हुआ कि किसी भी जो विलियन है उसके अंदर पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 10⁶, या इसको अपने मिलियन कहते हैं, या इसी को अपने 10 लाख भी कह देते हैं, भार भागों में उपस्थित हो तो वह उसका क्या कहलाएगा, ppm कहलाता है। इसी प्रकार से यदि ppb दिया हो तो वह आपका क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाती है, 10⁹ हो जाती हैं पार्ट्स पर बिलियन के लिए। वहां अपने कहेंगे कि किसी भी पदार्थ में भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁹ में उपस्थित हो तो उसको अपने क्या कहेंगे, पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं। तो बच्चों इनसे संबंधित आपके जो क्वेश्चन हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन उसको आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझे बताएं, अदरवाइज आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।